Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro batch for class 6. And here we are going to start another subject, that is history, और न्यू चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. आपको याद होगा हिस्ट्री में हमने लास्ट चैप्टर जो रिवाइज किया था उसमें हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था कि जो बड़ा एम्परर और बहुत सारे एम्परर जो बड़ा बना लेते हैं किंग्स मिलके उसको एक एम्पायर बोलते हैं, जो बहुत सारी जगह को ले लेते हैं. ठीक है, उसके अलावा एक बड़ा जो एरिया होता है जिसपे वो हक जमाते हैं उसको किंगडम बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है. लेकिन मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद ऐसा कौन सी डायनेस्टी और ऐसी कौन सी एज आए, ऐसे कौन से रूलर्स और किंग्स आए जिन्होंने वो पूरा पीरियड और एज चलाया, वो है हमारे गुप्ता एम्पायर या फिर हम बोले गुप्ता डायनेस्टी. इसके बारे में हम आज पढ़ने जाएंगे. लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. कि हमने ये पढ़ना है कि आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यस, जब मौर्यस का डाउनफॉल हुआ, जब मौर्य जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था उनका डाउनफॉल होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे और न्यू एम्पायर इमर्ज होने लगे. उसमें से एक है जो 3rd सेंचुरी एडी में पाया गया था, जो 3rd सेंचुरी एडी में देखा गया और जो कि बहुत ही पावरफुल किंगडम कहलाता है, जिनको हम बोलते हैं द गुप्ता डायनेस्टी. और ये गुप्ता डायनेस्टी इतनी ज़्यादा ऑसम हो गई थी क्योंकि इसके तहत बहुत सारी नई चीज़ें आ गई थी और बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर भी हुई थी. चलिए देखते हैं, आज हम आधा पार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका कंप्लीट करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज गुप्ता एम्पायर में पाई गई थी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुप्ता एज स्टार्ट कब हुई या डाउनफॉल. इतना तो हमें समझ आ गया कि मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद गुप्ता एज स्टार्ट होती है. एग्जैक्ट कब स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है बिटवीन द पीरियड ऑफ 320 to 540 एडी. ठीक है, ये इस एरिया में स्टार्ट होती है. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. ये इतनी ऑसम और डिफरेंट क्यों थी? रीजन बीइंग ये एज है जिसको हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं. और गोल्डन एज एंटायर इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता ही एक डायनेस्टी है जो गोल्डन एज के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे. उसके अलावा यहाँ का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा हुआ था. उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर की शुरुआत हुई थी, साइंस टेक्नोलॉजी की स्टार्ट हुई थी. इनफैक्ट एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी था लेकिन एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आया था. उसके बावजूद भी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो अलग ही देखा गया था. ठीक है, तो ये एक इकलौती इंडियन हिस्ट्री के अंदर ऐसी एज है जिसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जहां पे डेवलपमेंट यानी कि रैपिड डेवलपमेंट हुई थी. रैपिड डेवलपमेंट यानी कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रही है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो रही है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, जहां पे पोएम्स, लिटरेरी पोएट्स बहुत ज़्यादा इस वाली एज में आए थे, देखने को मिलते हैं. आर्किटेक्चर सुंदर दिखने को मिलता है. लिटरेचर यानी कि स्क्रिप्चर्स बोले, बुक्स बोले, या एजुकेशन जो ट्रांसफर होती है वो देखने को मिले. फिलॉसफी, अगेन एजुकेशन का एक पार्ट आता है. ट्रेड यानी कॉमर्स, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होने लगी और बहुत ज़्यादा दिखने लगी. एंड वन इंपॉर्टेंट जो हम बोलते हैं साइंस, एग्रीकल्चर, एंड वन मोर थिंग जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं. तो ये चीज बहुत ज्यादा रैपिडली फास्ट मूवमेंट पे ग्रो होने लगी, इसलिए एरिया को, इस एरा को, इस एज को गोल्डन एरा ऑफ द एंटायर इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है. द सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट गुप्ताज आर आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. तो हमें मैम कैसे पता लगा कि ये वाली एज गोल्डन एज है? क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता लगा. यानी कि जब हम डग करते हैं डीपर इनटू द अर्थ वी फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो लॉट ऑफ थिंग्स हमें बताती कि इस एज में ये हुआ था. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कॉइन्स की बात करते हैं और लिटरेरी सोर्सेज में बात करते हैं. लिटरेचर या हमें जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने को मिलता है उससे हमें पता लगता है कि ये लिटरेरी सोर्सेज कैसे थे. ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ गुप्ताज इंक्लूड रॉक कट टेम्पल्स. अगर हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या मिलते हैं तो यहाँ पे हम देखिए आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था.
आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, यानी कि हम बोले कि रॉक कट टेम्पल्स, जो टेम्पल्स थे बहुत ही बेहतरीन। आप अजंता अलोरा देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने की बिल्डिंग मिलती है। तो ऑफ अजंता प्रयाग प्रशस्ति पिल्लर, ये जो प्रयाग प्रशस्ति पिल्लर है, प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति पिल्लर अपने में ही एक बहुत ज्यादा कहते हैं सस्टेनेंस वाला है, जो अभी तक खराब नहीं होता है, और बहुत ही सुंदर इंस्क्रिप्शंस उस पर लिखी गई हैं जो इलाहाबाद में है। और बाय द गुड पोएट हरिसेना एक्सेट्रा, बाय द पोएट हरिसेना ने क्या किया था, लिखा था, बोला था, और लिटरेरी टेक्स्ट में पता लगता है हमें ये दो चीजों के बारे में पता लगता है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। इतना कैसे पता है? आर्कियोलॉजिकल बहुत ही ज्यादा क्या था, ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज्यादा क्या था, ब्यूटीफुल था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कॉइन्स एंड लिटरेरी सोर्सेस, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें चीजें मिलती हैं, तो हमें क्या मिला, वहां पे हमें मिले गोल्ड कॉइन्स। वहां पे क्या मिला हमें, गोल्ड कॉइन्स। और ये जो गोल्ड कॉइन्स मिले हमें, ये कॉइन्स एंड लिटरेरी सोर्सेस फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एंड अपार्ट फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेस। कॉइन्स एक ऐसे सोर्सेस है जिससे हमें और डीपर मीनिंग में गुप्ता एम्पायर का पता लगता है। इंक्लूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय समुद्रगुप्ता एंड अदर रूलर्स, अकाउंट ऑफ राइटर्स लाइक फांगजियान। फांगजियान आपको पता है चाइनीज पिलग्रिमेज के लिए पिलग्रिम थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अकाउंट लिखे हैं, तो उनके तहत भी जो उनके अकाउंट्स लिखे गए थे, डिटेल्ड अकाउंट्स में उन्होंने लिखा गया था, तो ये सारी चीज़ें हमें उनके अकाउंट से भी पता लगती हैं। तो ये जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, ये जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स ऑफ राइटर्स, तो ये कहाँ आता है, दिस कम्स अंडर द लिटरेरी सोर्सेस, दिस कम्स अंडर द लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं। उसके अलावा सम अदर सोर्सेज ऑफ द वर्क ऑफ कालिदास, रघुवंश, मेघदूत एंड अभिन नाना शकुंतलम, तो इनके वर्ड से भी पता लगता है ये अगेन क्या है, लिटरेरी सोर्सेज हैं। ये कुछ अकाउंट्स लिखते हैं, यार ये कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो रह जाती, जिनके तहत हमें इनके बारे में पता लगता है। चलिए नेक्स्ट आता है कि यहाँ के रूलर्स कौन थे, गुप्ता एम्पायर में ऐसे कौन कौन से रूलर्स थे, या ऐसे कौन कौन से महाराजा और राजा थे जिन्होंने काम किया था। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको पता लग जाएगा। एक श्री गुप्ता नाम के लीडर थे, घटोत्कच गुप्ता, चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2, ठीक है। देन समुद्रगुप्ता बहुत ही ज्यादा फेमस है, श्री गुप्ता बहुत ही फेमस थे। देन चंद्रगुप्ता 1 के बाद चंद्रगुप्ता 2, कुमारगुप्ता जिसके नीचे स्कंदगुप्ता, परुगुप्ता, उनके नीचे बुद्धगुप्ता, नरसिम्हगुप्ता, फिर इनके वंश जो आगे चले कुमारगुप्ता 2 एंड विष्णुगुप्ता। तो ये कहीं ना कहीं कौन थे, ये कहीं ना कहीं रूलर्स थे जिनका वर्णन भी हमें लिटरली टेक्स्ट में मिलता है और अलग अलग चीजों से हमें पता लगता है, और कॉइन्स के अंदर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, और जो प्रशस्ति पिल्लर था उन पे स्क्राइब होती है चीजें, उनसे पता लगता है रूलर का नाम क्या था और कौन सा पीरियड में कौन सा रूलर रूल कर रहा था। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की, श्री गुप्ता इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया कि सबसे पहले श्री गुप्ता, तो श्री गुप्ता कौन थे, श्री गुप्ता को बोला गया था कि ये एक फाउंडर, श्री गुप्ता गुप्ता एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं। श्री गुप्ता गुप्ता एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं, पूरी की पूरी गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। द फर्स्ट पावरफुल रूलर वाज चंद्रगुप्ता, ये इनके फाउंडर कहलाते हैं। लेकिन जो पावरफुल रूलर था उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता 1, ठीक है, जिनके स्टोन की असेंडेंट हुई थी 320 एडी में। ठीक है, तो जैसे कि सेम फ्लो चार्ट के जरिए आप देख सकते हो कि पहले श्री गुप्ता, लेकिन घटोत्कच गुप्ता भी आए, लेकिन पावरफुल कौन थे, चंद्रगुप्ता 1। ही वॉज द पावरफुल रूलर, ओके, ही वॉज द फाउंडर। रूलर्स और किंग्स बहुत होते हैं, लेकिन नाम उनका रह जाता है याद, जो बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो पावरफुल कौन थे हमारे, चंद्रगुप्ता 1। हिज मैट्रिमोनियल अलायंस विद लिच्छवी प्रिंसेस was turning point in the history of गुप्ता एम्पायर। तो उनकी शादी हुई, मैट्रिमोनियल अलायंस यानी कि शादी लिच्छवी प्रिंसेस से हुई, जो कि उनकी लाइफ को चेंज कर देती है। द नेक्स्ट पावरफुल रूलर वाज हिज सन समुद्रगुप्ता
हु वॉज ग्लोरी। ठीक है, अब आप देखोगे कि चंद्रगुप्ता का बेटा समुद्रगुप्ता कहलाते हैं। सन, इनका बेटा कौन था? इनका बेटा था समुद्रगुप्ता, जो कि लिच्छावी के साथ इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ जुड़ के जो बेबी हैं वो समुद्रगुप्ता हैं, और उनका भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। वो भी एक पावरफुल रूलर थे जिनकी ग्लोरी एंड कॉन्क्वेस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन इलाहाबाद पिल्लर। ठीक है, जो इलाहाबाद पिल्लर, आपको पता है कि इंस्क्रिप्शंस बहुत ही फेमस थी इस टाइम पे। तो इंस्क्रिप्शंस के जरिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा वर्णन होता था चीज़ों का। इंस्क्रिप्शन के जरिए बहुत ही ज़्यादा वर्णन होता था चीज़ों का, और इस वर्णन से हमें पता लगता है कि जो लिच्छावी गुप्ता चंद्रगुप्ता वन का मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, उनसे बेबी हुआ समुद्रगुप्ता, और समुद्रगुप्ता बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर दिखाए गए। और ये कैसे पता लगता है हमें इसलिए पता लगता है क्योंकि इलाहाबाद में एक पिल्लर है और हरिसेना पोएट ने भी इसका वर्णन किया है, इसलिए हमें पता लगता है बहुत अच्छे और पावरफुल रूलर हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, हु एक्सपैंडेड द स्ट्रेंथन द गुप्ता एम्पायर। ही ऑक्यूपाइड सक्का टेरिटरीज व्हाई ही विजिटेड इंडिया इन हिज रूल। तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज रूलर हैं वो उनके चाइनीज रूलर जब पिलग्रिमेज या फिर वो कभी भी ट्रैवल के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो जब देखते हैं तो अपना काउंट छोड़ते हैं। तब वो जिसके रूल में आए थे फाहीन, वो थे चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन थे? चंद्रगुप्ता 2 थे, और यहाँ पे वो जब वो रूल कर रहे थे वो भी अगेन एक पावरफुल रूलर थे, और फाहीन ने इसका पूरा का पूरा वर्णन अपने अकाउंट में दिया है। इसके बाद अगर हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन देखें, वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट है, तभी वो इतने पावरफुल आज तक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय किंग हु वाज असिस्टेड बाय द मिनिस्टर्स, यानी कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत ही बेहतरीन था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी जो इंटायर किंगडम की जो गवर्नमेंट थी वो किंग से हेडेड होती थी, हेडेड बाय अ किंग। ठीक है, हु वाज असिस्टेड बाय द मिनिस्टर्स। अब किंग को मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे, इस किंग को मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे, और ये जो गवर्नमेंट है ये हेड होती थी बाय द किंग। ठीक है, द गुप्ता एम्पायर एट सेवरल देशा और प्रोविंसेस हेड बाय उपारिका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फेडरल सिस्टम हम बोल सकते हैं, क्योंकि सेवरल देश थे, ठीक है, या फिर हम बोले सेवरल अदर स्मॉल एरियाज थे। ठीक है, उनको देश बोला जाता था या फिर उनको प्रोविंसेस बोला जाता था, यानी एरियाज, और ये हेड होते थे बाय उपारिका, यानी उपारिका ऐसे लोगों के ग्रुप होता था जो उनको हेड करते थे। नेक्स्ट, द लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हायर, मिडल एंड लोअर, तो इसलिए इसको हम एक फेडरल सिस्टम बोलते हैं। बेटा फेडरल आगे जाके पढ़ोगे, फेडरल का मतलब होता है जब हम लेवल्स के अंदर बात करते हैं। ठीक है, लेवल, फर्स्ट लेवल, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे जब हम लेवल की बात करते हैं। ठीक है, The lower level of administration was a district or a group of villages. Each village was head by ग्राम दीक्षा। तो यानी कि जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट और छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन विलेजेस होते थे वो भी ग्राम दीक्षा से लीड होते थे या ग्राम दीक्षा से हेड होते थे। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हायर, मिडल और लोअर लेवल में रहता था और तब्दील हो गया था, और ऐसे ही ये क्या होता था, ऐसे ये रूल आउट होता था, और ऐसे ही यहाँ का सरकार बेसिकली चलती थी। अब आता है यहाँ का मिलिट्री सिस्टम कैसा था। यहाँ का मिलिट्री सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं जैसे मौर्यस का था, मौर्य डायनेस्टी का, वैसे ही था, क्योंकि इनकी मिलिट्री में बहुत सारे लोग थे। सिमिलर था कहीं ना कहीं विद द मौर्यन एम्पायर। द मिलिट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड ऑन साइंटिफिक लाइव्स लाइक द मौर्यस। ठीक है, मौर्यस लगभग जैसा था। द महासेनापति प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेडिंग ऑफ द कंट्रीज ऑफ द शिवलरी एंड एलिफेंट्स, क्योंकि इनकी आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर शिवलरी यानी कि इनको इंसानों के अलावा एनिमल्स और लड़ने के लिए और भी बड़े बड़े लोग चाहिए होते थे, तो इनकी आर्मी में एलिफेंट्स और कैवलरी भी देखी गई थी। कैवलरी वही होती है जब आप अपनी आर्मी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार करते हो आर्म एंड आर्मामेंट्स के साथ। ठीक है, ऐसे लोग तैयार करते हो जिनको लड़ना आता है, दैट इज कॉल्ड कैवलरी। ठीक है, सेवरल अदर रैंक्स इन द आर्मी कॉल्ड महासंधि विग्रह एग्जिस्ट, यानी कि ये रैंक्स देते थे कि इसकी बड़ी रैंक, इसकी छोटी
रैंक है, यानी कि अपनी आर्मी और मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, जैसे कि मौर्यन एम्पायर ने अपनी आर्मी बनाई थी उसी तरह के स्ट्रॉन्ग इनकी आर्मी थी। इसके बावजूद हम पढ़ते हैं कि ये सारा गुप्ता एम्पायर था जो कि लगभग एक स्ट्रॉन्ग बनाता था। अब बात करते हैं हम सोशल कंट्री की, सोसाइटी कैसे थी। तो जो सोसाइटी थी ना और गुप्ता एम्पायर की, वो डिवाइड होती थी ऑन द बेस ऑफ 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण्स ऑन द टॉप, क्षत्रियास उसके बाद, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास, यानी कि जो छोटे लेवल के काम होते थे, कॉबलर, ये सब मेड्स और ये सब छोटे छोटे काम वॉशिंग से रिलेटेड, ये सब शूद्रास करते थे। ठीक है, वैश्यास इनको लीड करते थे और क्षत्रियास लड़ाई करते थे, और जो ब्राह्मण से वो टॉप लेवल होते थे, उनकी पोस्ट बहुत हाई होती थी। इसके अलावा जो बुचर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स थे वो ड्वेलिंग में आउटसाइड द सिटी रहते थे, कहीं ना कहीं बार उनको कहीं ना कहीं अनटचेबल भी माना जाता था। अब बुचर्स कौन होते हैं? बुचर्स वो लोग होते हैं जो मांस काटते हैं, चिकन काटते हैं, मीट काटते हैं, बुचर्स। एक्सक्यूजनर्स, जो हमारी डेथ हो जाती है तो वो एक्सक्यूजन करते हैं, एक्सक्यूजनर्स उनको बोलते हैं जब किसी की मौत हो जाती है, ठीक है, तो उसको डेड बॉडी को डील करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, उनको एक्सक्यूजनर्स बोलते हैं। वो इनके साथ नहीं रहते थे, उनको अनटचेबल्स माना जाता था क्योंकि वो डेड और इन सबसे डील करते थे। तो ये दिस इज हाउ सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन द गुप्ता एम्पायर। तो सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ब्राह्मण्स जो थे, बिकॉज ब्राह्मण्स वर एट द टॉप, ब्राह्मण्स वर at the टॉप, तो दे रिसीव्ड ग्रेट रिस्पेक्ट, इनको ग्रेट रिस्पेक्ट मिलती थी। द क्षत्रियस वर ऑल्सो इन द हाई एस्टीम बिकॉज दे हैव पावर, प्रेस्टीज, दे एंजॉयड। उनके पास पावर और प्रेस्टीज की होती थी क्योंकि उनको लड़ाई करना आता था, प्रेस्टीज यानी कि उनके पास हाई रैंक होती थी। लेकिन स्लेवरी वॉज प्रीवैलेंट वाइल जॉइंट फैमिली सिस्टम कंटिन्यू टू बी द फीचर ऑफ हिंदू प्राइवेट लाइफ। ठीक है, तो अब स्लेवरी जो होती थी वो इसका मतलब क्या होता था, जो लोअर लेवल होता था वो स्लेव्स बन जाते थे, वो दास बन जाते थे कि हम जो बड़े ब्राह्मण्स हैं, जो एट द टॉप हैं, एट द टॉप रैंक है, उनको हम सर्व करेंगे। तो स्लेवरी वॉज देयर और ये चीज स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से डेवलप हुई थी। कस्टम्स ऑफ पॉलीगैमी एंड सती ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग। अब सती एक ऐसा चीज है, एक सती एक ऐसा सोसाइटी से पुराना जुड़ा हुआ एक कस्टम है जहाँ पे जब किसी मेल की डेथ हो जाती है तो बोला जाता है उनकी वाइफ शी इज लाइव, यानी कि जिंदा है, उनको भी जलाया जाएगा। सम ओल्ड ट्रेडिशन। तो ये चीज स्टार्ट होती गई पॉलीगेमी वेयर सो मेनी और 4 to 5 men मैरी वन सिंगल वुमेन। तो ये सब यहाँ से शुरुआत होती गई, ये सब सोसाइटी में शुरुआत देखी, इन चीज़ों की शुरुआत देखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम खत्म होता आज के लेक्चर का। और ऐसा कुछ सती प्रेडिक्ट होता है कि जैसे कि जब उनके हस्बैंड की मौत हो जाती है, ही इज लाइंग डेड, तो जो लाइव विमेन हैं उनको भी साथ में जला दिया जाएगा और बोलते हैं कि यहाँ पे ये दोनों हेवन में जाते हैं। दिस इज सम ओल्ड रिचुअल। ठीक है, तो ये देखा गया विलेजेस में। उसके बाद जाके ये चीज, ये जो प्रथा है, सती प्रथा, इसको बैन कर दिया गया लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन ये चीज चलती आ रही थी। विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर ऑफ दी चैप्टर दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको नोट्स से बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। इफ एट ऑल यू वांट नोट्स, यू कैन गो टू द PW ऐप, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको वहां पे आपको बैच मिलेगा, चैम्प्स प्रो बैच, आप उसको एनरोल करोगे, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन सी द लेक्चर्स देयर, यू कैन सी द your notes also there, that is also free of cost. All right children, bye bye, see you next time.